बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 108 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये मास्टर हैंग पाई का पहला लेक्चर था जो खासा तवील साबित हुआ और मैं सोच रहा था कि ऐसी बातों पर अमल किया जाए तो माशरे से सारे लड़ाई झगड़े और फसाद ख़त्म हो जाए। इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना सीख जाए। लेकिन अलमिया तो ये था कि हर शख्स को अपना मफाद अजीज था, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, हर एक अपने मामूली से फ़ायदे के लिए दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकता था। मास्टर हैंग भाई लेक्चर दे चुका था और हम वहीं खड़े सूरज और फैलती धूप को देखते रहे। मैं तो योगा के स्टांस में घंटों बैठे रहने का आदी था, लेकिन जानकी की हालत बहुत उबतर हो चुकी थी। वो बड़ी मुश्किल से उठने में कामयाब हो सकी थी। उसके घुटने जैसे जुड़ गए थे। वो देर तक खड़ी बारी बारी दोनों टांगों को आहिस्ता आहिस्ता झटकती रही, तब कहीं चलने के काबिल हो सकी। इन पहाड़ियों पर सब्जा ज्यादा नहीं था, इक्का दुक्का दरख्त थे और मैं कुछ देर यहाँ रुकना चाहता था। मास्टर लीशी जान भी मास्टर हैंग पाई के साथ चला गया था। मैं और जान की कुछ देर तक एक दरख्त के नीचे खड़े रहे और फिर टहलते हुए चट्टान के किनारे की तरफ आ गए। उस तरफ की पहाड़ियां नीची थी और वहां से दरिया भी नजर आ रहा था। उस दरिया में एक दो कश्तियां भी नजर आई थी। धूप तेज हो रही थी। मैंने जानकी को इशारा किया और उस तंग सी पगडंडी से उतरते हुए वापस आ गए। 8 बजने वाले थे। चीकू अभी तक बेखबर सो रही थी। जानकी ने उसे झुंझोड़ कर जगाया। उसके थोड़ी देर बाद वही जापानी नौजवान कोची हमारे लिए नाश्ता लेकर आ गया। उसने बताया कि 9 बजे जिम्नाजियम में क्लास शुरू हो जाएगी, इसलिए हम वक्त पर वहां पहुंच जाएं। हम 2 मिनट में ही जिम्नाजियम में पहुंच गए। लड़कों की तादाद 40 के लगभग रही होगी। वो सब बड़े हाल वाले हिस्से में जमा थे। ठीक 9 बजे मास्टर लीशी जान पहुंच गया। उसका लेक्चर खासा तवील साबित हुआ। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी। ये इंकिशाफ तो बाद में हुआ कि एक सेशन सुबह 6 बजे हो चुका था। वो योगा और मुराकबे का सेशन था जिसमें सांस पर काबू पाने की तरबियत दी जाती थी। 9 से 12 बजे तक लेक्चर और एक्सरसाइज का सेशन था। शाम 6 से 9 बजे तक प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी। कुची को मास्टर लीशी जान के नायब की हैसियत हासिल थी। तमाम लड़के उसका एहतराम करते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ टीमें बना दी जाती थी। हर टीम का कैप्टन अलग से मुकर्रर किया जाता था। शाम की क्लासेस में स्टूडेंट्स की तादाद 100 के लगभग हो जाती थी। उस सेशन में ऐसे तालिब इल्म भी शामिल हो जाते थे जो सिर्फ फाइट टेक्निक सीखना चाहते थे। थ्योरी से उन्हें ज्यादा दिलचस्पी ना थी। शाम के उस सेशन में लड़कियां भी माकूल तादाद में शरीक होती थी। उनका ताल्लुक भी मुख्तलिफ ममालिक से था। उनमें कामनी नाम की एक हिंदुस्तानी लड़की भी थी जिससे जानकी की दोस्ती होगी। जानकी मेरे साथ बाकायदगी से क्लासेस अटेंड कर रही थी। पहले उसने कभी मार्शल आर्ट में दिलचस्पी नहीं ली थी। वो इसे वहशियाना खेल समझती थी, लेकिन अरसे से मेरे साथ रहते हुए वो जान चुकी थी कि जाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये फ़न सीखना बहुत ज़रूरी है। उसने कई मरतबा इस ख्वाहिश का इजहार तो किया था, लेकिन संजीदगी कभी इख्तियार नहीं की थी। मगर उस रोज़ मास्टर हैंग पाई का लेक्चर सुनने के बाद वो इस पर तवज्जो देने लगी थी। उसके बरक्स चीकू को इससे कोई दिलचस्पी ना थी। वो या तो कमरे में बैठी रहती या हाल में दूर रहकर हमें प्रैक्टिस वगैरह करते हुए देखती रहती। हमारा सुबह का सेशन मास्टर हैंग पाई के साथ ही होता था। मैं और जानकी सुबह 5:30 बजे पहाड़ी पर पहुंच जाते, जहाँ मास्टर हैंग पाई पहले से मौजूद होता। एक मुख्तसर सा लेक्चर होता, फिर मुराकबा और योगा। उसके बाद मैं और जानकी जॉगिंग भी करते थे। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्फा होता, मगर मास्टर लीशी जान मुझे और जानकी को 5 बजे ही पकड़ लेता और हमारी क्लास शुरू हो जाती। जानकी को शुरू में तो खासी मुश्किल पेश आई, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो इसकी आदी होती चली गई। कई रोज गुजर गए। इसी दौरान में हम एक मरतबा भी टेंपल की तरफ नहीं गए थे। कभी कभार कामनी रात को क्लास खत्म होने के बाद जानकी के पास रुक जाती। वो मुझसे भी खासी बेतकल्लुफ हो गई थी। कामनी का ताल्लुक अगरचे एक ब्राह्मण घराने से था, लेकिन उसने ग्रेजुएशन तक तालीम भी हासिल की थी। उसने तालीम के दौरान में कराटे की तरबियत भी हासिल करना शुरू कर दी थी, लेकिन उसका ब्राह्मण बाप ये बर्दाश्त ना कर सका कि उसकी बेटी अपने से कम जात के लड़कों के साथ इस किस्म की हरकतें करती फिरे, जिसे उसके ख्याल में लड़ाई भिड़ाई का नाम ही दिया जा सकता था। बाप की तरफ से लगाई जाने वाली पाबंदियों की वजह से उसका कराटे की तरबियत का सिलसिला बार बार टूटता रहा। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद उसने पुर्जे निकालना शुरू कर दिए और जयपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ रिहाइश के दौरान उसने एक कराटे सेंटर से ब्लैक बेल्ट तक ट्रेनिंग हासिल कर ली। ये ताइक्वांडो स्टाइल था। एक रोज वो एक ऐसी सेंटर में चली गई जहाँ कुंग फू की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसने उस सेंटर में दाखिला ले लिया, लेकिन उसे जल्दी अंदाजा हो गया कि यह सेंटर सिर्फ पैसे बटोरने के लिए है। यहाँ उल्टे सीधे हाथ पैर चलाने के सिवा कुछ नहीं सिखाया जाता। यहाँ से चंद महीने ट्रेनिंग हासिल करने वाले स्ट्रीट फाइटर ही बनकर निकलते हैं। कामनी ने मार्शल आर्ट्स के कई स्टाइल के लिटरेचर का मुतालिया भी किया था। वो कुंग फू से सबसे ज्यादा मुतासर हुई थी। हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में कुंग फू के कई सेंटर मौजूद थे। वो हर जगह गई। मुंबई का एक सेंटर ट्रेनिंग के लिहाज से उसे पसंद आया, मगर वहाँ का माहौल उसे पसंद नहीं आया था। बिलाखिर उसने शाओलिन टेम्पल आने का फैसला कर लिया। ब्राह्मण बाप को जब कामनी के इरादों का पता चला तो उसने हंगामा कर दिया। वो उसकी शादी की तैयारियां कर रहा था और बेटी मारपीट की ट्रेनिंग लेने जा रही थी।
कामनी ने मुकम्मल तौर पर बगावत का ऐलान कर दिया और यहाँ आ गई। वो पिछले 1 साल से यहाँ थी। कई सेंटर्स घूमने के बाद उसने मंगशूल में दाखिला लिया था। वो बड़ी मेहनत से ये फन हासिल कर रही थी। कामनी इबादतगाह के करीब एक गेस्ट हाउस में रह रही थी। उसके कमरे में 2 अफराद और भी रह रहे थे। एक कोरियन लड़का था और एक जापानी। वो दोनों किसी और सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे थे। बाज़-औक़ात तो कामनी रात को देर तक हमारे पास बैठी रहती और जब वो वापस जाने लगती तो मैं और जानकी भी दरिया के पुल तक उसके साथ जाते। हफ्ते में 2 दिन क्लास नहीं होती थी। उस रोज हमने कामनी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया था। उसे एक दिन पहले ही बता दिया गया था। शाम का अंधेरा फैलते ही हम कैंप से निकल गए। मास्टर लीशी जान ने हमें पहले ही मोहतात रहने की वार्निंग दे दी थी, क्योंकि यहाँ एक दूसरे के कैंपों के लड़कों पर हमले होते रहते थे। एक दूसरे के कैंपों की जासूसी भी की जाती और ये जानने की कोशिश की जाती थी कि इस कैंप के किस लड़के या लड़की से बहाना मुकाबले में दूसरों को खतरा हो सकता है। इसलिए मौका पाकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती ताकि वो मुकाबले में शरीक ही ना हो सके। मैं अब तक एक मरतबा भी अपने कैंप से बाहर नहीं निकला था, लेकिन कामनी, कोची और दूसरे लड़कों से मुझे पता चलता रहता था कि मेरे बारे में दूसरे कैंपों में कुछ बातें गर्दिश करने लगी थी। 2-3 मरतबा मैंने अपनी जिम्नाजियम में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा था जो मुझे निगाहों में रखे हुए थे। जिम्नाजियम में किसी के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। अक्सर लोग लड़कों को ट्रेनिंग करते देखने के लिए आते रहते थे। वो 3 मंजिला इमारत थी जिसमें मुर्गी के दड़बों जैसे कमरे बने हुए थे। एक एक कमरे में कई लोग ठहरे हुए थे। कामनी के साथ भी 2 और अफराद उस कमरे में रहाइश पजीर थे और वो सब मिलकर किराया अदा करते थे। कमरे में फर्नीचर नाम की कोई चीज नहीं थी। उन तीनों ने फर्श पर अपने अपने बिस्तर लगा रखे थे। कमरे से मुल्क एक छोटा सा बाथरूम भी था। हम देर तक वहां बैठे कामनी और उन दोनों लड़कों से बातें करते रहे। कामनी अपने बारे में सब कुछ बता रही थी। कई रोज का साथ होने की वजह से उसमें बेतकल्फी और अपनाइयत सी आ गई थी। हम रात 11 बजे के करीब वहां से निकले। वो चांदनी रात थी। हमारा ख्याल था कि रास्ते में रुककर थोड़ी देर दरिया का नजारा करें और फिर कैंप की तरफ लौट जाएंगे, लेकिन एक मोड़ घूमे ही थे कि 3 आदमियों ने हमारा रास्ता रोक लिया। वो अचानक ही किसी तरफ से निकलकर सामने आए थे। 2 को तो मैंने फौरन ही पहचान लिया। ये दोनों वही थे जो हमारे हाथों पिट चुके थे। लंबे बालों वाला अंग्रेज नौजवान और गंजा जर्मन ट्रूडर। ये नाम दूसरे दिन लंबे बालों वाला ही ने बताया था। उनके साथ तीसरे आदमी ने सर पर कपड़ा डाल रखा था जिससे उसका चेहरा छुप गया था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो भी इन्हीं के कबील का कोई होगा। वो दराज कामत और घुटे हुए जिस्म का मालिक था। हाथों पैरों का भी खासा मजबूत था। हम तो बहुत दिनों से तुम्हें तलाश कर रहे थे। गंजे ट्रूडर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हमें पता चल गया था कि तुम मंगशूल के कैंप में छुपे हुए हो। वहां जाने का हम खतरा मोल नहीं ले सकते थे, लेकिन ये यकीन तो था कि तुम अपने बिल से बाहर जरूर निकलोगे। और आज हमें इतला मिल गई कि तुम इस तरफ किसी के पास आए हुए हो। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। उस रात तो हम धोखे में मारे गए थे, लेकिन आज तुम तीनों बचकर नहीं जा सकोगे। मैं भी बहुत दिनों से तुम दोनों की तलाश में था। तीसरे आदमी ने कहते हुए अपने सर पर से कपड़ा हटा दिया। मुझे भी तुम तीनों से पुराना हिसाब चुकाना है। उसका चेहरा देखकर मैं उछल पड़ा। गर्दन पर चिमटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी, क्योंकि वो एक सियान था। एक सियान से जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो वो भी एक बख्शू के बेस में था और मैं और जानकी भी बख्शू वाला रूप धारे हुए थे। वो हमें रात गुजारने के लिए दरिया के किनारे एक इबादतगाह में ले गया था, जब मैंने उसे बताया था कि हम शाओलिन टेम्पल जा रहे हैं। और वो उसी रात हमें नशावर मिठाई खिलाकर हमारा सब कुछ लूट कर ले गया था। उसके बाद इक्सियान से हमारी मुलाकात डांको में हुई थी। हमने उसे छाप लिया था, लेकिन वो फायरिंग करता हुआ फरार हो गया था और हम काराशान के हत्थे चढ़ गए थे। इक्सियान से हमारी तीसरी मुलाकात रास्ते में हुई थी, जब उसने डाकुओं के साथ मिलकर हमारी वैन पर हमला किया था। उस हमले में 2 आदमी मारे गए और हमें कैदी बना लिया गया। उसके बाद गार में जो कुछ हुआ उसकी तफसील मैं पहले ही बता चुका हूँ, और अब वो यहाँ हमारे सामने उन दोनों यूरोपीय गुंडों के साथ मौजूद था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो गार में उन डाकुओं को खत्म करके भाग निकला होगा। उसे मालूम था कि मैं शाओलिन टेम्पल का रुख करूंगा, इसलिए वो भी यहाँ पहुंच गया और यहाँ आते ही उसे अपने मतलब के आदमी मिल गए और अब वो तीनों हमारे सामने खड़े थे। चीकू ने देखकर सहम गई और मेरे साथ जुड़कर खड़ी होगी। जानकी के चेहरे पर भी खौफ के साए उभर आए, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया था। वो ऐसे हालात से कई बार 2-4 हो चुकी थी और मेरी तरह उसके दिलो दिमाग से भी खौफ बिल्कुल निकल चुका था। इस वक्त मुझे भी उम्मीद थी कि वो भरपूर अंदाज में मेरा साथ देगी। ट्रूडर 2 कदम आगे बढ़ाया। पहले रोज की तरह उसने दोनों हाथ आगे निकालकर कराटे का स्टांस बनाया और मारने के अंदाज में दाएं हाथ को हरकत दी। मैं बेवकूफ नहीं था कि उसके झांसे में आ जाता। बैंकॉक में महाराज की निगरानी में मैंने मास्टर हुचन, मास्टर यांग और दूसरे सेंटर से मैंने बहुत कुछ सीखा था और इस तरबियत से चीफ हंग जैसे मार्शल आर्टिस्ट मेरे हाथों अपनी हड्डियां तुड़वा बैठे थे। बैंकॉक, कुंचन, बोरी, माई और चियांग राय में भी मार्शल आर्ट का कोई सामने मेरे टिक नहीं सका था। मैं अपनी इसी तरबियत की वजह से गोल्डन ट्राई एंगल से भी जिंदा बच निकला था
और फिर उसके बाद यहाँ मास्टर हैंग पाई और लीशी यान से तरबियत हासिल कर चुका था। मास्टर हैंग पाई के लेक्चर एक खास अंदाज में मुझ पर असरअंदाज हो रहे थे। मैं ज़हनी और जिस्मानी कुव्वतों से इस वक्त काम लेना सीख गया था। तरबियत अगरचे मुख्तसर थी मगर मैं उस शरीफ से धोखा नहीं खा सकता था जो दिमाग की बजाय हाथों पैरों से काम लेने का आदी था। मैं समझ गया था कि ये हरकत उसने मुझे धोखा देने के लिए की थी, जबकि इसके अलावा वो और कोई खतरनाक वार करना चाहता था। मैंने अपने आप को उसके पाई से बचा लिया और उसने बड़ी फुर्ती से कीक लगाने के लिए दाएं टांग को हरकत दे दी। मैं उसके किसी ऐसे ही वार का मुंतजिर था। मैंने उससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए और दाएं हाथ से उसके घुटने के चंद इंच ऊपर चोप रसीद कर दिया। वो बिल बिला उठा और एक टांग पर नाच कर रह गया। इसी दौरान में इक्सियान ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं तेजी से नीचे बैठ कर उसे दोनों टांगों से पकड़कर ऊपर उछाल दिया। वो मेरे ऊपर से होता हुआ पुश्त के बल जमीन पर गिरा। इक्सियान पर यह दाव इस्तेमाल करने के लिए मैं बिल्कुल नीचे बैठ गया था और उठने की कोशिश कर रहा था कि ट्रूडर को हमला करने का मौका मिल गया। उसकी किक मेरे बाएं कंधे पर लगी और मैं पीछे उलट गया। मेरे संभलने से पहले उसने दूसरा हमला कर दिया। ये किक मेरी खोपड़ी पर लगी और मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। ठोकर खासी जोरदार थी। दिमाग झुंझुना उठा। हवास बहाल करने में चंद सेकंड लग गए और इन चंद सेकंडों में मुझ पर गोया क़यामत टूट पड़ी थी। ट्रूडर के साथ इक्सियान भी मेरे जिस्म पर ठोकरें बरसा रहा था। मैंने एक बार फिर उठने की कोशिश करते हुए दाईं तरफ देखा तो जानकी लंबे बालों वाले से भिड़ी हुई थी। उन दोनों का मुकाबला बराबर का था और मुझे खुशी हुई कि जानकी एक ऐसे हरीफ का मुकाबला कर रही थी जो तरबियत याफ्ता फाइटर था, जबकि चीकू सहमी हुई एक तरफ खड़ी चीख रही थी। इसी दौरान में मेरी पसलियों पर एक और ठोकर पड़ी और मैं पीछे उलट गया, लेकिन ट्रूडर का अगला वार मैंने कामयाब नहीं होने दिया। अपने आप को उस हमले से बचाकर मैं उठने में कामयाब हो गया। ट्रूडर मेरे सामने था। उसका बायां पैर आगे को निकला हुआ था। टांग में इस तरह खम था कि घुटना भी जरा आगे को निकल गया था। मैं अपनी जगह सूचना बायां पैर उसके घुटने से जरा ऊपर रखकर खड़ा हो गया और सीधी टांग को घुमाकर राउंड हाउस स्टाइल में उसकी खोपड़ी पर किक रसीद कर दी। वो बिलबिला उठा। मैं उछलकर हवा में घूम के और फ्लाइंग किक इक्सियान के सीने पर रसीद कर दी, जो मुझ पर हमले के लिए आगे बढ़ रहा था। वो दोनों चीखते हुए गिरे। मैं भी गिरा था, लेकिन उनसे पहले ही उठ गया और लंबे बालों वाले पर हमला आवर हुआ, जो जानकी पर एक खतरनाक किक लगाने के लिए पर तोल रहा था। मेरी किक उसकी उठी हुई टांग के नीचे लगी और वो एक टांग पर नाचता हुआ गिर गया। चीखों की आवाज सुनकर कुछ लोग मुख्तलिफ समतों से दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। दो नौजवान लड़कों ने आगे बढ़ना चाहा, मगर एक आदमी तेजी से आगे बढ़ाया। उसने दोनों बाहें इतराब में फैला दी और चीख कर सबको आगे बढ़ने से रोक दिया। जानकी ने लंबे बालों वाले को उठने का मौका नहीं दिया। उस पर ठोकरें बरसाए जा रही थी। मेरे मुकाबले में दो थे। जिस्मानी लिहाज से वो दोनों मुझसे कहीं ज्यादा थे, मगर मैं जानता था कि मार्शल आर्ट की फाइट में ताकत नहीं, टेक्निक करिश्मा दिखाती है। इक्सियान मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। उसके लड़ने के अंदाज में जोश ज्यादा था। अलबत्ता ट्रूडर उससे ज्यादा खतरनाक था। वो ताकत इस्तेमाल कर रहा था और टेक्निक्स भी, लेकिन वो गर्म दिमाग था। ताकत और टेक्निक्स की इस्तेमाल में सोच का ताल्लुक नहीं था, जबकि मैं उसके हमलावर होने से पहले ही समझ गया था कि वो कौन सा दाव इस्तेमाल करने वाला है। हमारी इर्द गिर्द 40-50 अफराद का मजमा लग गया था और कामनी भी शोर की आवाज सुनकर आ गई थी। उसने आगे बढ़ना चाहा, मगर उसे भी रोक दिया गया। लोगों की चीखने और शोर मचाने से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो सब मेरी फेवर में थे। मैं कोई दाव इस्तेमाल करता तो लोग वाह वाह कर उठते। इक्सियान की गर्दन पर लगने वाली मेरी राउंड हाउस किक ने तो सभी को चीख कर आसमान सर पर उठाने पर मजबूर कर दिया था। इक्सियान किक खाकर गिरा तो दोबारा नहीं उठा। ट्रूडर भी हाथ पैर छोड़ बैठा था। मैं उसे आखिरी किक मारते मारते रह गया था, क्योंकि वही किक मैंने लंबे बालों वाले के कूल्हे पर जमा दी थी, क्योंकि वो जानकी के बाल मुट्ठी में जकड़े दूसरे हाथ से उसके सर पर गूंसे लगा रहा था। ये बिल्कुल बाजारी पन था। मेरी किक से वो लड़खड़ा गया। जानकी ने एक झटके से अपने आप को छुड़ाया और एक भरपूर घुंसा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया और दूसरी तरफ से मेरी किक उसके पेट पर पड़ी और वो हवा में दौरा होता चला गया। वो तीनों अपनी अपनी जगह पर पड़े हाँप रहे थे। मैंने भी अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि लोगों ने मुझे और जानकी को घेर लिया था और जो शख्स हुजूम से निकलकर मेरे सामने पहुंचा था वो कोची था। कुची को देखकर मैं चौंक गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने ये दिलचस्प इंकिशाफ किया कि वो हमारे ताकुब ही में रहा था। जब हम कामनी के कमरे में बैठे हुए थे तो उस वक्त भी वो इमारत के बाहर खड़ा था, और जब इक्सियान वगैरह ने हमें घेरा था तो उस वक्त भी वो हमसे ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन उसने हमारी लड़ाई में मुदाखलत इसलिए नहीं की कि मैं अकेला ही उन दोनों पर शुरू ही से हावी रहा था। जानकी भी लंबे बालों वाले से बखूबी निमट रही थी। कुची के कहने के मुताबिक अगर कोई नाजुक मरहला आता तो जरूर मुदाखलत करता, मगर इसका उसे मौका नहीं मिला। शाओलिन टेम्पल के लोगों ने अब तक मेरे बारे में सिर्फ बातें सुनी थी और आज बहुत से लोगों ने मुझे फाइट करते हुए देख लिया था। इस वक्त लादादा तौसीफी जुमले मेरी समाज से टकरा रहे थे। कई लोग तो मेरे कंधे थपथपा रहे थे। कुची मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींचता चला गया। जानकी और चीकू मेरे साथ ही और कामनी भी हमारे साथ आ रही थी।
हमें अपने कैंप तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। जानकी को कुछ अंदरूनी चोटें लगी थी। उस वक्त तो जोश और खरोश में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था तकलीफ का एहसास भी उजागर हो रहा था। मैं अपने कंधे में तकलीफ महसूस कर रहा था। कुची हमें कमरे में छोड़कर चला गया। उसने एक डिबिया कामनी को देते हुए कुछ कहा और मुझे साथ लेकर सामने वाली चट्टान पर मास्टर लीशी जान के कमरे यानी गार में आ गया। हमें अपने कमरे में छोड़ने के बाद वो लीशी जान को उस वाक़े के बारे में मुख्तसर तौर पर बता चुका था और अब वो तफसील से सब कुछ बता रहा था। बस लीशी जान गौर से उसकी बातें सुनते हुए बार बार मेरी तरफ भी देख रहा था। कुछ ही खामोश हुआ तो मास्टर लीशी जान ने मुझे कमीज उतारने का हुक्म दिया और मैंने फौरन ही उसके हुक्म की तामील कर डाली। वो मेरे जिस्म को टटोलने लगा। उसकी उंगलियां बड़ी सख्ती से मेरे जिस्म में गड़ रही थी और जब उसका हाथ मेरे बाएं कंधे पर पहुंचा तो मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई। वो बार बार मेरा कंधा दबाने लगा। फिर उसने कूची से कुछ कहा। कूची फौरन ही एक डिबिया उठा लाया और उंगली से उसमें बर्फ और पेस्ट निकाल कर मेरे कंधे पर मालिश करने लगा। इसी दौरान में मास्टर लीशी जान मुझसे मुख्तलिफ सवालात पूछता रहा। कूची भी बीच बीच में बोल रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद हम अपने कमरे यानी गार में आ गए। जानकी अपने बिस्तर पर ऊंधी पड़ी थी और कामनी उसके कंधे पर मालिश कर रही थी। कूची बाहर ही रुक गया। मुझे भी रुकना पड़ा। चंद मिनट बाद जानकी शर्ट पहनकर बैठ गई तो हम अंदर आ गए। कूची कुछ देर तक जानकी से बातें करता रहा, फिर चला गया। हम देर तक बातें करते रहे। कामनी चीकू के साथ उसके बिस्तर पर लेट गई थी। सुबह ठीक 5:30 बजे मैं और जानकी पहाड़ी पर पहुंच गए जहाँ मास्टर हैंग पाई पहले से मौजूद था। उसे शायद रात ही को लीशी जान ने उस वाक़े के बारे में बता दिया था। वो मुझसे उस जानकी से मुख्तलिफ सवालात करता रहा और फिर एक जोरदार किस्म का लेक्चर भी दे डाला। उस रोज मंगशूल जिम्नाजियम में बड़ा रश था। गुज़िश्ता रात वाले हंगामे को मैंने एक मामूली वाक़े से ज्यादा अहमियत नहीं दी। ऐसे वाक़यात तो मेरे साथ कदम कदम पर पेश आते रहे थे, लेकिन यहाँ इस वाक़े को बड़ी अहमियत दी जा रही थी। 3 आदमियों को अदमुआ कर देना कोई मामूली बात ना थी। लोग मुझे देखने के लिए आ रहे थे। मेरी शोहरत चारों तरफ फैल गई थी। मैं जिस तरफ से गुजरता लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता। 2-4 दूसरे मास्टर ने मुझसे राब्ता करने की कोशिश भी की थी। वो मुझे अपने कैंप में ले जाना चाहते थे और इसके लिए मुझे कुछ लालच भी दिए गए थे, लेकिन मैंने किसी पेशकश को कबूल नहीं किया। उन गुंडों ने मेरी फाइट का एक नतीजा ये भी निकाला कि मंगशूल जिम्नाजियम में दाखिलों की तादाद बढ़ गई। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई कि दूसरे मास्टर मुझे अपने कैंप में क्यों लेना चाहते थे। हर महीने मरकजी जिम्नाजियम में चैलेंज मुकाबले हुआ करते थे। वो मेरा पहला महीना था। बाद लोग मुझे इस टूर्नामेंट में देखना चाहते थे। कुछ लोगों की तरफ से लीशी जान पर दबाव भी पड़ रहा था कि इस टूर्नामेंट में मेरा नाम भेजा जाए, लेकिन लीशी जान का एक ही जवाब था, अभी नहीं। इस महीने कूची का नाम टूर्नामेंट में शामिल था। वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करता हुआ फाइनल तक पहुंच गया था और फिर उसने फाइनल भी जीत लिया। 2 साल के अरसे में कूची ने चौथी मरतबा ये टूर्नामेंट जीता था। फाइनल वाले रोज लोग मुझे रिंग में देखना चाहते थे। लोगों का इसरार था कि मैं किसी नुमाइशी मुकाबले के लिए रिंग में उतरूं और ओकिनावा के एक फाइटर ने तो रिंग में आकर मुझे चैलेंज भी कर दिया था, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। ये उसी रात की बात है। कूची का मुकाबला शुरू होने वाला था। मास्टर लीशी जान कूची को कुछ हदायत दे रहा था। मैं भी उसके करीब खड़ा था। जानकी ने मेरा बाजू पकड़कर दबाया तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। वो सामने उस आदमी को देख रहे हो? वो मुझे कुछ मशकूक सा लग रहा है। जानकी ने आंख से एक तरफ इशारा किया। मैं उस तरफ देखने लगा। रिंग के दूसरी तरफ तमाशाइयों में खड़ा वो आदमी हमारी तरफ ही देख रहा था। वो दरमियाने कदो कामत और घुटे हुए जिस्म का मालिक था। उसने गुलाबी रंग की पैंट और नीली टी-शर्ट पहन रखी थी। सर के बाल करीब से तराशे हुए थे। मुझे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि उसे कब और कहाँ देखा था। तुम्हें शायद याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। जानकी ने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी की। चियांग राय के नवाब में जब हमने काटेज पर हमला किया तो ये भी ची फांग और किम के साथ था। मैंने एक बार फिर उस शख्स की तरफ देखा। मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर वो दूसरे आदमियों की आड़ में हो गया। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। इन कमबख्तों की शक्लें एक दूसरे से इस कदर मिलती जुलती हैं कि आदमी आसानी से धोखा खा सकता है। मैंने कहा। उसकी ठोड़ी पर दाईं तरफ वो स्याह धब्बा मुझे अच्छी तरह याद है। जानकी ने कहा, ये जनरल खोराट का आदमी है। इन्हें शायद किसी तरह ये भनक मिल गई कि तुम शाओलिन टेम्पल में हो और ये तुम्हें तलाश करता हुआ यहाँ पहुंच गया। ये लोग चियांग राय या गोल्डन ट्राई एंगल में तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके। यहाँ क्या कर लेंगे? मैंने जवाब दिया। हो सकता है वो हमारी तलाश में यहाँ ना आया हो। उसकी आमद का मकसद कुछ और हो। उसके यहाँ आने का मकसद कुछ भी हो। हमें मोहतात रहने की जरूरत है, जानकी ने कहा। जानकी के खदशात बेबुनियाद नहीं हो सकते थे। एक मशकूक आदमी हमारी नजरों में आ गया था। हमें वाकई ही मोहतात रहने की जरूरत थी। फाइनल मुकाबला खत्म होने के बाद एक हड़बोंग सी मच गई। कोची को ट्रॉफी मिलते ही उसके दोस्तों ने उसे कंधों पर उठा लिया था और वो लोग एक जुलूस की सूरत में जिम्नाजियम से बाहर आए थे। मैंने उस मशकूक शख्स को भी हुजूम के साथ बाहर आते हुए देखा था। मेरे ख्याल था कि अगर वो जनरल खोराट ही का आदमी है तो हमारा पीछा करेगा,
लेकिन जिम्नाजियम से बाहर आते ही वो गायब हो गया। ये उसके 3 रोज बाद की बात है। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। हमारे जिम्नाजियम में स्टूडेंट्स की स्पेयरिंग हो रही थी। कुछ तमाशाई भी मौजूद थे। मेरी बारी आई तो तमाम लड़कों और तमाशाइयों ने बड़े पुरजोर अंदाज में तालियां बजाईं। स्पेयरिंग दरअसल मार्शल आर्ट में फाइट की इब्तदाई मशक होती है, जिसमें तालिब इल्म को हमले और दिफा की टेक्निक से आगाह किया जाता है। मेरी स्पेयरिंग सबा नामी एक मिस्री लड़के से थी। वो हमारे वेट का बड़ा बेहतरीन लड़का था और 1.5 साल इस कैंप में प्रैक्टिस कर रहा था। एक मरतबा टूर्नामेंट भी जीत चुका था। दूसरे राउंड में उसने मुझे एक जोरदार साइड किक लगाई थी और फिर चोप मारने के लिए मेरी तरफ लपका। मैंने चोप ब्लॉक करने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन सबा हमलावर होने की बजाय अपनी जगह पर लड़खड़ा कर रह गया। चोप के लिए उठा वो उसका हाथ गर्दन पर पहुंच गया। उसके मुंह से करासी निकल गई और वो जमीन पर ढेर हो गया। कोची रेफरी के फराइज अंजाम दे रहा था। मेरे साथ ही वो भी सबा की तरफ लपका। सबा बुरी तरह तड़प रहा था। हम समझे थे उसे अचानक ही पेट में दर्द उठा है या ऐसी कोई तकलीफ हुई है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सका और लड़खड़ा कर गिर गया था। उसका सीधा हाथ अभी तक गर्दन पर था। मैंने जैसे उसका हाथ पकड़कर पीछे हटाया, मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसकी गर्दन में एक सुई पेवुस थी। मेरे दिमाग में आंधियां चलने लगी। ब्लू पाइप के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। 1-2 फिल्में भी देखी थी। एक मखसूस किस्म के पाइप या नलकी में जहर में बुझी हुई सुई रखकर फूंक मारी जाती है। सुई अदब के जिस्म के किसी भी हिस्से में पेवुस होकर आनन फानन उसकी जिंदगी का खात्मा कर देती है। आजकल तो ब्लू पाइप में भी जदीद टेक्निक इस्तेमाल की जाने लगी है। उसके अंदर स्प्रिंग वगैरह इस्तेमाल होने लगे हैं। फूंक मारने की जरूरत ही नहीं होती। नन्हा सा बटन दबाते ही सुई पाइप से निकलकर शिकार की तरफ लपकती है। कुची ने भी वो सुई देख ली। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। मैंने इधर उधर देखा। तमाशाइयों में खड़ा हुआ एक आदमी हमारी तरफ देखता हुआ पीछे हट रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात और आंखों में वहशत थी। मसलीशी जान और कुछ दूसरे लड़के भी दौड़ते हुए रिंग में पहुंच गए। मुझे समझने में देर न लगी कि हमला मुझ पर किया गया था, क्योंकि सिर्फ 1 सेकंड पहले मैं उसकी जगह पर था जहां सबा को सुई लगी थी। अगर मैं अपने आप को सबा के चोप से बचाने के लिए फुर्ती से पीछे ना हटता तो वो जहरीली सुई सबा के बजाय मेरी गर्दन में महफूज होती। वो आदमी अब दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। मैं अपनी जगह से उठकर रिंग के बाहर खड़े हुए लोगों को धकेलता हुआ उसके पीछे लपका, लेकिन एक और आदमी से टकरा कर गिरा। वो आदमी भी मेरे साथ ही गिरा था। मैंने अपने आप को उससे अलग किया और उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। वो आदमी दौड़ता हुआ तकरीबन 100 गज दूर जा चुका था। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी।